मध्य प्रदेश में मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन उससे पहले ही बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से जंग की तैयारी होने लगी है। बात करें कांग्रेस की तो निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक निकाय चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के साथ होगी, जिसमें उम्मीदवार चयन को लेकर अब तक उठाए कदमों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कांग्रेस उपचुनाव की तरह ही हर निकाय का अलग घोषणा पत्र बना रही है, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर रहेगा। 2018 की कर्ज माफी जैसी स्थानीय लेवल पर कोई बड़ी योजना भी ला सकती है कांग्रेस। सत्ता जाने और उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने मैनेजमेंट को लेकर भी और सजग है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मंत्रियों और विधायकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने जा रही है। नहीं, ट्रेनिंग वाली बात नहीं है, एक कार्यशाला है। ये 2 दिवसीय कांग्रेस विधायकों की कार्यशाला, चूँकि गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे के विचार आपस में बांटे जाते हैं और कुछ ज़रूरी बातें जो संगठन को मजबूत करने के लिए होती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता और संगठन के स्तर पर पहले से तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नगर निगमों का दौरा कर रहे हैं। 14 फरवरी से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी संगठन में कसावट लाने जिलों के दौरे पर निकलेंगे। निकाय चुनाव संचालन समिति ने पार्षद और महापौर पद प्रत्याशी चयन पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों का चयन संभाग स्तर पर होगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए अलग अलग रणनीति बनेगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी वार्ड तक पहुंचाएगी बीजेपी। हर नगर निगम का 5 साल का रोड मैप भी तैयार हो रहा है। अगले दिनों में बीजेपी भी अपने विधायकों का शिविर लगाने जा रही है, लेकिन यह अलग बात है कि विरोधी के प्रशिक्षण शिविर को बीजेपी अपने नजरिए से देखती है। प्रशिक्षण तो केवल नेता भ्रष्टाचार करने का दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, दिल्ली से लेकर और भोपाल तक केवल और केवल भ्रष्टाचार करना, अनाचार करना, अत्याचार करना। और जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता ही अप्रशिक्षित हो, वो नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे। तैयारी दोनों तरफ बड़े पैमाने पर हो रही है। लगता है दूध से जली कांग्रेस अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। शायद 2015 के नगरीय निकाय चुनाव को कांग्रेस नहीं भूली है, यानी फ्री फॉर ऑल वाला फॉर्मूला। उसके बाद सत्ता हाथ से फिसली और फिर उपचुनाव के नतीजों ने निराश किया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल की साख भी दांव पर है। बीजेपी को 16 नगर निगमों पर कब्जा बरकरार रखना होगा। उसके बाद 2023 के चुनाव में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस जनता की कसौटी पर होगी। भोपाल से बासु चोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है मैनेजमेंट का इलेक्शन। चाहे बिजनेस हो या राजनीति, प्रबंधन ही वो टूल है जो सफलता दिलाता है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव प्रबंधन के काम में अभी से जुट गए हैं। बीजेपी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि चुनाव का रिजल्ट आते ही वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। इस बार कांग्रेस भी बीजेपी से बदला लेने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके आसार भी पूरे बन रहे हैं कि इस बार निकाय का मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। तो बात आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट पर और 23 के मिशन पर, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों का असर 23 के आम चुनाव पर भी पड़ना तय है। मेरी उन मेहमानों से जिस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, केजी पाठक साहब, कृष्ण गोपाल पाठक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है। अजय सिंह यादव साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना पहचाना चेहरा है, आपका भी बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा साहब, शुरुआत आपके कमेंट से करना चाहूंगा। इलेक्शन, मैनेजमेंट, रिजल्ट, इन 3 शब्दों को किस तरह से आप रिलेट करेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी होता ही है, क्योंकि अभी किसी भी दल को यदि सत्ता हासिल करनी है, चाहे चुनाव कोई भी हो, तो मैनेजमेंट, भाई टिकटों का मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट है, प्रचार की रणनीति है, सब चीज़ें ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो बिना मैनेजमेंट के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन चूंकि नगरीय निकाय में अगर आप जा रहे हैं, तो इस मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कैंडिडेट की खुद की छवि। उसकी जितनी अच्छी छवि होगी, नतीजे ज़्यादा उसके पक्ष में आने की संभावना रहती है। ये हमने देखा भी है। और जैसी अगर बात करें कि चुनाव के परिणाम
आने वाले दूसरे चुनाव को प्रभावित करते हैं तो ये होता रहा होगा, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। 2014, 15, 16 में जितने भी नगरीय निकाय में चुनाव हुए थे सब में बीजेपी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और 16 की 16 निगम में जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम बदल गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती, पर हाँ ये है कि मैनेजमेंट के माध्यम से ही चुनावी रणनीति बनाई जाती है, लेकिन अंत में फैसला मतदाता को लेना होता है। और छोटे चुनाव में मतदाता व्यक्तिगत नेता की छवि और व्यक्तिगत उसके संपर्क और उसके द्वारा किए गए सुख दुख में साथ के आधार पर वोट देता है। चलिए, दो शब्दों को तो आपने बड़ी बेहतर तरीके से रिलेट कर दिया कि आप चुनाव और प्रबंधन यानी इलेक्शन और मैनेजमेंट को कतई अलग नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट तक आते आते आपने कहा कि ये फैसला दरअसल उसके हाथ में है जो राजा भी बनाता है और रंक भी बना सकता है, यानी मतदाता। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आप ही से है। जैसा कि सुशील शर्मा साहब कह रहे थे कि हालांकि बीजेपी तमाम नगरीय निकायों में काबिज थी, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो वोटर का मिजाज था वो बदला। फिर हमने देखा कि एक दावा था जब हम उपचुनाव में गए, बहुत पेपर वर्क हुआ कांग्रेस की तरफ से और ये तक आ गया कि शायद 27 और 28 सीटें तक कांग्रेस की तरफ से जीतने का दावा पेश किया गया। हालांकि तस्वीर उसके उलट आई। एक बार फिर आप उसी पैटर्न पर काम करने जा रहे हैं। इस बार क्या कुछ उम्मीदें अजय सिंह साहब आपको अपने प्रबंधन से, अपने मैनेजमेंट से? देखिए सोहेल जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी की विशिष्ट मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा और 15 साल बाद हमारी सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कयास लगाते थे कि मध्य प्रदेश में अब कोई संभावना नहीं बची है। उसके बाद हमने प्रदेश में सरकार भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी को चारों खानों चित्त भी किया, उनकी 65 सीटें कम हो गई 2013 से। उसके बाद फिर किन परिस्थितियों में हमारी सरकार गई, किसी से छुपा नहीं है। अब उपचुनाव में कांग्रेस के मैनेजमेंट की हार नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि हमें सभी 28 सीटें जीतना है और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2-4 सीटें जीत के भी काम चल जाता। इसलिए उस चुनाव में बराबरी की स्थिति नहीं थी, इसलिए उसका लाभ मिला भाजपा को सरकार होने का और जनता के बीच में ये मैसेज था कि सरकार भाजपा की ही रहनी है, उसका फायदा मिला, साथ ही सरकार के संसाधनों का भी लाभ मिला। लेकिन उसके बाद भी इस उपचुनाव में भी आप देखें तो मैं ग्वालियर चंबल अंचल की उदाहरण देता हूं, जहां भाजपा के नेता और तमाम लोग कहते थे सिंधिया जी के जाने के बाद तो कांग्रेस खत्म हो गई है। उस अंचल में भी हम 16 में से 7 सीटें जीत के आए। डबरा जैसी महत्वपूर्ण सीट जहां इमरती देवी जी 50,000 से जीती थी, भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया, वो चुनाव भी हम जीते। तो कांग्रेस के मैनेजमेंट की मजबूती आप समझ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव, यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ विधानसभा चुनाव जैसे ही परिणाम आएंगे, हमारी तैयारी बहुत आगे निकल गई है। तमाम जिलों में हमने कमेटी बना दी है, सभी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के लिए हमारे प्रभारी, पर्यवेक्षक, टिकट चयन की बैठकें, सर्वे, घोषणा पत्र, तमाम काम बहुत आगे निकल गया है। और हमने ये चीज़ देखी, जनता के बीच में अंडर करेंट है, क्योंकि भाजपा 15 सालों से नगरीय निकायों में काबिज है और उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। जब भी कांग्रेस ये कहती है कि हमने कमेटियां बना दी हैं, पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, तो केजी पाठक साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पाठक साहब, देखिए सोहेल भाई, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के दोनों चेहरों को काम करते हुए देख लिया है, यानी कि छोटे भाई, बड़े भाई। बड़े भाई कमलनाथ जी 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में रहे, सबने देखा वल्लभ भवन के 5वें माले से नीचे नहीं उतर पाए। जनता जनार्दन तो छोड़ो, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक से वो अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी को एक सीईओ यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी ऑफिस में होता है, उसकी तरह चलाते रहे। और यही कारण रहा कि दुख में चाहे सुख हो, मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई हो, ओला पड़ा हो, पाला पड़ा हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी किसी भी किसान के साथ, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जनता जनार्दन के साथ नहीं जुड़ पाए। दूसरी तरफ छोटे भाई हैं दिग्विजय सिंह जी, वो मध्य प्रदेश में घूमते तो जरूर है सोहेल भाई, लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं और उनके दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, और मध्य प्रदेश में घूमते तो हैं सोहेल भाई, लेकिन रेत माफिया से और शराब माफिया से पैसे कमाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, कैबिनेट मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार जी ने इस बात को बोला था। दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो यह कहा जाता है कि जहां जहां पैर पड़े दिग्विजय सिंह जी के,
तय तय बंटाधार, उनको तो बंटाधार के रूप में मध्य प्रदेश में याद किया जाता है। तो छोटे भाई और बड़े भाई दोनों को कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता ने एक साथ देख लिया है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछो तो इन दोनों नेताओं के नाम पर रोता है प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। वहीं दूसरी ओर अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें सोहेल भाई, तो हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, ये कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, प्राइवेट लोगों को हायर करके हम लोगों की राय जानेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कमलनाथ जी का भरोसा ही नहीं है। वो मैं फिर से बोलूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने कमलनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया है। हाँ, सज्जन राजनेता हैं, भाषा और शब्द उनके बड़े नपे तुले और राजनीतिक होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी जब जनता में निकलते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? राम मंदिर को विवादास्पद बनाना, साथ में अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देके मांग करते हैं। ये दोनों नेताओं का चरित्र है। रही बात सोहेल भाई भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वो एक राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जो 365 दिन और 24 घंटे जनता जनार्दन के साथ अपने संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जुड़ा रहता है। हम सरकार की योजनाओं का न सिर्फ प्रचार करते हैं संगठन के तौर पर, बल्कि संगठन के तौर पर उनका हम अभिनंदन भी करते हैं। चाहे किसी भी योजना के लाभार्थी हो, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीजेपी किस तरह से चुनाव में जाएगी, इस पर मैं जब लौटूंगा तब आपसे बात करूंगा। अजय सिंह साहब कुछ जवाब आप दे रहे हैं, फिर मैं जल्दी से सुशील देखिए सोहेल जी, मेरा मानना है कि हमें विषय पर बात करना चाहिए। नगरीय निकाय में आपके पास क्या कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए आप इधर उधर बातचीत कर रहे हैं। आज डिबेट में मैं कहने लगूं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय रक्षा मामले में 1 लाख की रिश्वत ले रहे थे, आपके एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता जबकि दोनों चीजें सच हैं। तो नगरीय निकाय में आपके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। बता दीजिए भोपाल में क्या 4 चांद लगा दिए 15 सालों से आपकी नगर निगम ने, इंदौर में लगा दिए, जबलपुर में लगा दिए, ग्वालियर में लगा दिए, यहाँ नालों में बच्चे बह रहे हैं। भोपाल में हर साल की ये हाल है, हर साल 4-4, 5-5 मौत नालों में बह के हो रही है। इससे ज्यादा अव्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन आपके पास उपलब्धियां नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद कर रहे हैं। पाठक साहब थोड़ा सा समय दीजिए। सुशील शर्मा साहब, कांग्रेस दर 100 साल से पुरानी पार्टी सुशील साहब, इसलिए राजनीतिक समझ पर शायद सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर चूक कहाँ है? क्या बदलते दौर की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे? शायद ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वो दौर भी देखे हैं जब इमरजेंसी जैसे हालात का भी सामना किया और उसके बाद फिर से सत्ता में पलटकर वापस आए। कहाँ एक पत्रकार की नज़र में चूक नज़र आती है आपको? देखिए सोहेल जी, अगर आप देखेंगे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस खुद को नहीं बदल पा रही है, ना उनकी रणनीति में बदलाव है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इतना समय बीत चुका है, जनता किन चीज़ों को पसंद करती, किन चीज़ों को नापसंद करती है, उस पर भी जो है फोकस नहीं किया जाता है। तो ये इन तीनों के मिले जुले कारण से ये हो रहा है कि जनता से जो है कांग्रेस दूर होती जा रही है। बहुत हो सकता है अजय सिंह जी सही हो, पर मेरा अभी भी ये मानना है कि 2018 के चुनाव के परिणाम में सिर्फ कमलनाथ कारण नहीं थे, कारण कुछ और भी थे, वो कांग्रेस से इतर कारण थे। लेकिन अब चूंकि वो बहुमत तो उनको भी नहीं मिला था, लेकिन उनकी सीटें ज़्यादा आई थी, तो वो ये कह सकते हैं कि कमलनाथ ये परिवर्तन लाने में कामयाब रहे। लेकिन इसका एनालिसिस होना चाहिए, और यही एनालिसिस कांग्रेस न करके सबसे बड़ी गलती कर रही है। उन कारकों को, उन कारणों को खोजना चाहिए कि इतनी सीटें कैसे आई। क्योंकि आप देखिए, इस उपचुनाव में भी देख लीजिए आप, ग्वालियर चंबल ठीक है आप छोड़ दीजिए, बाकी 12 सीटों में से आप कितनी जीत पाए? इसका मतलब है कि शेष मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 12 की 12 सीटें हार जाना बड़ी बात है। चंबल में आप भले 9 सीटें जीत गए, इसका मतलब कि बाकी पूरे मध्य प्रदेश में आप पिछड़े हुए हैं। कुछ उम्मीदवार तो बीजेपी के ऐसे भी जीत गए जिनको लेकर तमाम विरोधाभासी बयान चलने लगे थे उस समय, लेकिन वो जीत गए। तो ये जब तक एनालिसिस कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस वही पुराने ट्रैक के हिसाब से टिकट वितरण सब कुछ वैसा ही का वैसा ही चल रहा है, अंत में नतीजा जो है सकारात्मक नहीं आता है, तो फिर एक जो है उस पर जो है समीक्षा हो जाती है और सब जो है फिर दिल्ली चले जाते हैं। कारक शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया, कुछ खुलासा भी कीजिए। बहुत सारे, मैंने बोला ना कि देखिए समय के साथ कांग्रेस नहीं बदल रही है, कांग्रेस में आज भी बड़बोलापन हावी है। आप जनता के बीच में जाके वास्तव में
एनालिसिस जनता क्या चाहती वो नहीं करते। अब आप जैसे ये बात कर रहे हैं कि हम जो है हर उसका अलग से जो है घोषणा पत्र लाएं, अरे आपके घोषणा पत्र का 28 विधानसभा उपचुनाव में क्या शुरू हुआ वही तो देखिए, आकलन तो करिए कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ मजबूत हैं। जहां कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, वो फोकस कांग्रेस नहीं कर रही है। नतीजा ये क्योंकि नया विजन, नई सोच कांग्रेस के पास अभी नहीं है। ठीक। केजी पाठक साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे अजय सिंह यादव साहब का, वो तो स्वागत है ही। सवाल मेरा ये है, और शायद अजय सिंह साहब के जवाब से वो सवाल उठता है, क्या कुछ काम पिछले साल में इन तमाम शहरों में हुआ? मुद्दा वो होना चाहिए, ना कि आप कांग्रेस को कोस कर जीत हासिल करें। देखिए सोहेल भाई, कांग्रेस को कोसने का सवाल ही नहीं है। जो अपने ही बवंडरों से इस तरीके से मिट चुकी है, घिर चुकी है, उसको हम कोसकर क्या करेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वर्किंग का अंतर समझा रहा हूं। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 2018 में बनी, 0.5% से वोट अगर हम वोटर की गणना करें तो भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। सीट में वो हमसे 0.05 सीट में वोट, बस सीट में कांग्रेस पार्टी आ गई थी, लेकिन वो भी अल्पमत की सरकार थी। और अल्पमत में भी वो हमसे 5 सीटें ज्यादा क्यों ले पाए थे? क्योंकि बड़े बड़े वादे करके आए थे कि 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा माफ कर देंगे, हर बेटी को स्कूटी देंगे, साथ में सारे वर्गों को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाकर 782 झूठे वादे करके आए थे। तब ये हमसे झूठ बोलकर थोड़े से आगे निकल पाए थे, लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ गई और जल गई। 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि ये नया तो कुछ दे नहीं पाए, बल्कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को जो दिया करते थे, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, और ना जाने इतनी कितनी ढेर सारी योजनाएं थी जिनका लाभ भी मध्य प्रदेश की जनता को मिलना बंद हो गया। जहां तक नगरीय क्षेत्रों की बात है, शहरी क्षेत्रों की बात है, सबको मालूम है 2004 में भी दिग्विजय सिंह जी की जब मध्य प्रदेश से विदाई हुई थी, आज भी मध्य प्रदेश का वो वर्ग अभी मध्य प्रदेश से दूर नहीं हुआ है जो नई पीढ़ी को बताता है कि किस प्रकार से 10 साल में 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नालियां नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के पास सारी मूलभूत सुविधाएं खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वही नगरीय निकाय है, वहां पर सड़कें बन गई, शहरों में पक्की सड़कें बनने लगी, नल जल योजना आकार लेने लगी, शहरों की रंगत बदलने लगी। स्वच्छता में मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन, इंदौर और भोपाल आगे निकलने लगे। मेट्रो लाइन, मेट्रो ट्रेन का मध्य प्रदेश में आने का सपना साकार होने लगा। सारी राह शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश की और बनाकर दिखाया भी। आज मध्य प्रदेश की जनता जो नगरीय क्षेत्रों में रहती है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, वो शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए कामों को देख रही है। साथ में कांग्रेस पार्टी का जो बहुत अच्छा हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सुखद समय रहा है वो 15 महीने का, कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दोनों सरकारों की कार्यशैली का अंतर देख लिया सोहेल भाई, कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार झूठ बोल के सत्ता में आती है, अगर सत्ता में आने के बाद कुछ करती है तो वह करती है भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट, हेरा फेरी, 420 लीकेज, ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है, संबल योजना बनाती है, तीर्थ दर्शन योजना देने का काम करती है, बेटी को वरदान बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाने का काम करती है, साथ ही सरकारी योजनाओं से सोहेल भाई हर प्रकार के धर्म के भेद को भी मिटाती है, जाति के भेद को भी मिटाती है। यानी गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, हमारी योजनाएं सबके लिए होती हैं। ज्यादातर योजनाएं आपने वो गिनाई जो राज्य सरकार चलाती है। अजय सिंह साहब को ऐसा महसूस होता है कि इस बार फिर से केजी पाठक साहब राज्य सरकार की योजनाओं के कंधे पे बंदूक रख के निशाना साध रहे हैं? देखिए सोहेल जी, ये तमाम चीज़ें हास्यास्पद हैं। प्रदेश की जनता तमाम चीज़ें समझती है। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, काला धन जैसे जुमले देकर जो सरकारों में आते हैं और पलट के नहीं देखते हैं। और आप 15 महीने के बाद आपकी जो सरकार बनी है वो भी झूठ के आधार पे बनी है। ज्योतिरादित्य, एक मिनट संयम से सुनिए। आपके नेता ज्योतिरादित्य, मैं बोलूं या फिर मैं चुप रहूं? तो बोलने दीजिए। आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, ढाल तलवार बन जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के, कर दिए नियमित 11 महीने में। किसान कर्जा माफी के बकाया कर्जे पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं सरकार गिरा रहा हूं।
बताइए बाकी कर्जा माफी योजना को क्यों रोक दिया आपकी सरकार ने? तो भाजपा तो केवल और केवल झूठ और प्रपंच पे चलने वाली पार्टी है। मैंने आपसे पूछा नगरीय निकाय की उपलब्धियां बताइए, आप मेट्रो प्रोजेक्ट कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने इंदौर भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट मोदी सरकार से पास करवाया है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने बिल्कुल नहीं, डीपीआर का पैसा भी कमलनाथ जी ने दिया था। ये आप झूठ बोल रहे हैं पाठक जी, सुशील शर्मा जी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को पास कमलनाथ जी ने करवाया है। भाजपा के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। दूसरी बात देखिए पाठक जी, बौखलाइए मत, संयम से सुनिए। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, जनता को फैसला करने दीजिए। देखिए पाठक जी संयम से सुनिए। दूसरी बात, हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमने पेंशन दुगनी करी, 25 लाख किसानों के कर्जा माफ करे, कन्यादान राशि क्या बना, किसको नहीं मिली? आप करिए, रास्ता मिली, करिए देखना जारी। एक भी पेंडिंग नहीं है तो सबको मिली, एक भी पेंडिंग नहीं है तो सबको मिली। आपकी सरकार ने आकर दिया किसी को? आपकी सरकार ने आकर दिया किसी को? अगर एक भी मामला पेंडिंग नहीं है तो हमारी सरकार ने सबको दिए। इसीलिए रेत माफिया, खनन माफिया, डंपर माफिया, भू माफिया, तमाम माफिया के साथ मिलकर आपने सरकार गिराई, क्योंकि तमाम माफियाओं का दुकानदारी इस प्रदेश में बंद करवाई थी कमलनाथ सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया था। देखिए तो आप करवाइए ना जांच, आप करवाइए ना जांच, लाइए प्रमाण, लाइए प्रमाण। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आज आपकी सरकार है, लाइए प्रमाण दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ। ये भी झूठ है आपका। दरअसल जब हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम योजनाओं की बात करते हैं, योजनाओं का श्रेय लेने की बात करते हैं, तो वो तमाम चीजें जो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं वो मतदाता भी समझता है, क्योंकि हर चीज के साथ एक तारीख जुड़ी है। कोई ये कहे कि फलां योजना मेरे सरकार के समय में थी तो लोग भी ये समझते हैं। सुशील शर्मा साहब, मतदाता पर बात आई है, मैं जानना चाहूँगा, जब आपसे इससे पहले मैं बात कर रहा था आपने कहा कि कांग्रेस उसी पैटर्न पर है, उम्मीदवार कैसे चुना जाए, जातिगत समीकरण क्या होंगे, किसका आधार कितना ज़्यादा है, कौन सा कैंडिडेट हमें जीत ला कर दे सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र आपने किया था, और वो है मतदाता राजा भी बनाएगा, रंक भी बनाएगा। क्या वहाँ पर रीडिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है? देखिए सोहेल जी, अंत में फैसला मतदाता ही करता है। तो मतदाता के हिसाब से जो राजनीतिक दल चलता है उसकी जो है जीत की संभावनाएं, सत्ता हासिल करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन जो एक पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही आपको नहीं बदल रहा है तो उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अगर अपने आप को बदल ले और जनता के हिसाब से काम करे, देखिए 2018 के चुनाव में एक बार को मान भी लें तो आप उसको कायम रखने में तो कामयाब नहीं हुए ना। आप अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता की उपेक्षा, तिरस्कार या जो भी कह ले, उसके कारण उसको राजनीतिक आपका दल छोड़ना पड़ा ना, आपकी सरकार की। आप एक व्यक्ति को नहीं साध पाए जो कि आपके राजनीतिक दल का पुराना नेता था और युवा और ऊर्जावान नेता था। तो ये कांग्रेस ये गलतियां जो करती है इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। और जहाँ तक आप उसकी बात करेंगे, अगर कि जनता, देखिए जनता जो है सब चीज़ें देख रही है। 16 नगर निगमों में अगर मेयर बीजेपी के थे तो परीक्षा बीजेपी की ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि उनको 5 साल के कामकाज का जो है हिसाब जनता को देना होगा। और जहाँ तक जनता की बात है, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस, जनता बुनियादी सुविधाओं के अभी भी जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं नगरीय निगम मुख्यालयों के। आप देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि 3-4 दिन पहले एक गड्ढे के कारण एक महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। क्या राजधानी इसी को कहते हैं? ऐसे कितने हादसे होते हैं जो सामान्य रूप से गड्ढों के कारण होते हैं। तो यहाँ तो नगर निगम ऐसी कि वो गड्ढे तक नहीं भर रही, जिसके कारण मौतें हो रही हैं। तो ये जो जिम्मेदारी का एहसास है, जब तक दोनों राजनीतिक दलों को नहीं होगा, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के दलों में। क्या मतदाता भी अब बदल गया है? अब आप उस पैटर्न पर चुनाव नहीं लड़ सकते जब आप 80 और 90 के दशक में लड़ा करते थे। स्वाभाविक है, 80 बहुत, हम इस वक्त जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं और 2021 चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जनता, बल्कि एक नया वोटर जो आया है इस दौरान, उसकी अपनी अलग सोच है, उसका अपना एक विजन है, वो क्या चाहता है। कांग्रेस को खासकर उसको पकड़ना होगा। मोदी जी ये बात बहुत अच्छे से समझ गए। आप देखिए दिल्ली में, क्योंकि उनको मालूम है कि मतदाता को, अगर आप कौन से मतदाता की क्या पसंद है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और उनके फोकस में युवा मतदाता प्राथमिकता के साथ होता है। कांग्रेस अभी उसको भी नहीं समझ पा रही है।
ठीक, अजय सिंह साहब 1 मिनट है मेरे पास। देखिए सोहेल जी, मध्य प्रदेश में जनता ने देखा है किस तरह से जुमलेबाजी हो रही है। जिनकी सरकार में 15 साल में अवैध कॉलोनियां बनी, वो चुनाव के पहले कहते हैं अवैध कॉलोनियां वैध कर देंगे। भोपाल की सड़कों का हाल सुशील शर्मा जी बता रहे हैं, तो अन्य जगह की हालात तो समझे जा सकते हैं। और रही बात एक बड़े नेता को साधने की, वो नेता तो अपने सौदेबाजी करके गए थे, प्रमाणित तौर पर दिखाई देता है। मतदाता की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहा? मतदाता हमारे साथ है। जब भी परिणाम आएंगे आप देखिएगा, नगरीय निकाय के परिणाम विधानसभा चुनाव जैसे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, जनता इन्हें पहचान चुकी है। ये केवल धोखेबाजी, झूठी बातें, फरेब की बातें, इधर उधर की बातें कर सकते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। पाठक जी एक उपलब्धि नहीं बता सकते, मेट्रो भी हमारी उसको अपनी उपलब्धि बताने लगे, तो उपलब्धि होना भी तो चाहिए। समय बहुत कम है, 30 सेकंड पाठक साहब उपलब्धियां गिना मध्य प्रदेश की जनता ने जो अभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे दावों को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 12% वोट ज्यादा दिए, 12% वोट ज्यादा दिए। अब आपको और क्या प्रमाण चाहिए? बराबरी का चुनाव नहीं था, जिद करेंगे, राहुल गांधी जी 55 साल के देश में बच्चे बनकर सरकार बनाई बनेंगे जी के साथ। निश्चित तौर पर आपका यही असर होगा। सोहेल भाई, आज देश में कैलाश विजयवर्गीय तमाम नेता स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे बड़े नेताओं ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है मोदी जी के आशीर्वाद से। ये सौदेबाजी हुई है, तो सौदेबाजी को आप जनमत मत कहिए, ये सौदेबाजी है। और अगर जनमत पे यकीन है तो विधानसभा भंग करवा के चुनाव करवा लीजिए। अगर जनमत पे यकीन हो तो चुनाव करवा लीजिए। ये सौदेबाजी है, जनता सब जानती है। ठीक, चलिए, अगर जनता सब जानती है कांग्रेस के लिहाज से, तो फिर कुछ दिन इंतजार कीजिए। नगरीय निकाय चुनाव में उतरते हैं और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा शायद 2023 के चुनाव का। नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।